नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, सी टेट, एमपी टेट इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग सुपर फास्ट मोड में कवर करेंगे, ठीक, जो कि सी टेट 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियोज़ और प्रैक्टिस सेट के लिए आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के लगभग प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। ठीक, अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट, 100 एमसीक्यूज का है, उसे जरूर सॉल्व कीजिए। आपकी सीडीपी कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, 100 एमसीक्यूज के 2 प्रैक्टिस सेट हैं, साथ ही इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस सेट हैं 100 एमसीक्यूज के, इन्हें भी जरूर सॉल्व कीजिए। यहां से आपका इन्वायरमेंट का हर एक टॉपिक लिया गया है। ठीक है, 100 एमसीक्यूज के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये जो सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो हम लोग सॉल्व करते हैं और सुपर फास्ट मोड में इसे कवर करेंगे मात्र 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट के अंदर इस वीडियो को खत्म करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कोई भी प्रश्न आप लोग छोड़ेंगे नहीं, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर प्रश्न को तैयार रखिए। ठीक है, एग्जाम के लिए सी टेट 2022 हम सभी का लक्ष्य है। सी टेट 2022 अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों का एग्जाम पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो सुपर फास्ट मोड में कवर करेंगे मात्र 15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। याद रखिएगा, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? नोट कीजिएगा, सबसे अधिक लवणीय सागर पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मृत सागर। क्या है? मृत सागर है, सबसे अधिक लवणीय सागर होगा मृत सागर। ठीक है, इस जो भी क्वेश्चन है, ठीक, हर एक स्लाइड में आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर, बेड़ेश्वर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? बेड़ेश्वर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले तो यह भी याद रखिएगा कि बेड़ेश्वर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो राजस्थान। अगर आपसे जिला ना पूछ करके राजस्थान का सिर्फ प्रश्न यही पूछ लिया जाए कि किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा राजस्थान। ठीक है, अब अगर राजस्थान का जिला पूछा जा रहा है तो क्या है? डूंगरपुर। क्या है? डूंगरपुर। ठीक, तो बेड़ेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, छिपकली मेढक पक्षी किस वर्ग में आते हैं? छिपकली मेढक पक्षी किस वर्ग में आते हैं? तो देखिएगा जरा, ये अंडायुज में आते हैं, अंडायुज। ठीक, और अंडायुज होता क्या है? अंडायुज होता क्या है? अंडायुज वे वर्ग में, मतलब ऐसा वर्ग है जिसमें वे जंतु आते हैं जो अंडा देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे जंतु आते हैं अंडायुज में जो अंडा देते हैं। और जरायुज में याद रखिएगा, जरायुज वर्ग में वे जंतु आते हैं जो बच्चे देते हैं, जैसे कि हाथी हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई। ठीक, लेकिन ये जो छिपकली है, अंडा है, छिपकली है, मेढक है, ये सभी पक्षी हैं, ये सभी जो हैं ये अंडा देते हैं। ठीक, तो इस वजह से इन्हें अंडायुज वर्ग में रखा गया। किसमें? अंडायुज वर्ग में, छिपकली, मेढक और पक्षी। और साथ ही याद रखिएगा, जैसे हाथी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, दे दिया जाए आपसे कि ये किस वर्ग में आते हैं, तो याद रखिएगा जरायुज वर्ग। किस वर्ग में? जरायुज वर्ग में। जो बच्चे देंगे वो जरायुज वर्ग, और जो अंडे देंगे वो अंडायुज वर्ग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर, उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? उत्तरी मध्य रेलवे, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रयागराज। क्या होगा? प्रयागराज। 6 नंबर, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है ये वाराणसी में स्थित है। वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर, ध्यानचंद्र पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? ध्यानचंद्र पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2002 से। सन 2002 से ध्यानचंद्र पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उड्डयन सिख उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का याद रखिएगा ना, ये आंसर जो है मिल्खा सिंह। याद रखिए, मिल्खा सिंह जी को उड्डयन सिख के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। उड्डयन सिख उपनाम किसका है? मिल्खा सिंह का है। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। कितने होते हैं? 5 चक्र होते हैं। याद रखिएगा, ओलंपिक ध्वज में 5 चक्र होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, 2 लाइन, कि जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। अफ्रीका जो है जिब्राल्टर
जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे, नोट कीजिएगा, जिससे विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत, विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत, ये तीनों नोट कर लीजिए, ये होकर गुजरते हैं किससे? अफ्रीका महाद्वीप से। याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप से विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत तीनों ही होकर गुजरते हैं और यह महाद्वीप जो है ये जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। ऐसा एकमात्र महाद्वीप है जिससे विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत होकर गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन 11वें नंबर, मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? मेरियाना गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर। कहां पर? उत्तरी प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है। अगला क्वेश्चन, नील नदी का उद्गम स्थल तथा गिरने का स्थान बताइए। तो देखिए, नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील, और गिरने का स्थान है भूमध्य सागर, ठीक है। याद रखिए, जो नदियां हैं और उनका उद्गम स्थल साथ ही संगम या कहां पर गिरती हैं, इस तरीके के प्रश्न यूपी टेट में, सी टेट में, जितने भी टेट के एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील, गिरने का स्थान भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिए भैया, कर्क रेखा 8 राज्यों से, कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? तो नोट कीजिए, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भी है भैया, मिजोरम छोड़ना नहीं है मिजोरम को, ठीक है। कितने हैं? 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य है? रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य है? ऑप्शन नहीं है, बल्कि हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है, इसका देखिएगा जरा, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य किसके बीच में है रेड क्लिफ रेखा? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, व्यास नदी का उद्गम स्थल बताइए। व्यास नदी का उद्गम स्थल, मैंने बताया ना कि आपको नदी और उसका उद्गम स्थल तैयार रखना है, ठीक है। तो व्यास नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के समीप, ठीक। और इसकी सहायक नदी भी यहां पर मैंने लिख दी है, बन्नेर है। क्या है? बन्नेर है। और इसका संगम कहां होता है? सतलुज नदी में, ठीक है। व्यास नदी का संगम सतलुज नदी, ठीक। और ये इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के समीप। सहायक नदी कौन सी? व्यास नदी की, बन्नेर, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला है, माउंट कामेट पर्वत शिखर कहां स्थित है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? तो देखिएगा जरा, माउंट कामेट पर्वत शिखर, माउंट कामेट पर्वत शिखर ये भारत उत्तराखंड में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है, नोट कीजिएगा, 7756 मीटर, मीटर में 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट कामेट पर्वत शिखर की, ठीक। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा जरा, यहां पर आपको राज्य भी दिया है और साथ ही साथ मैंने नदी भी नोट कर दी है कि तुंगभद्रा परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में। साथ ही इस पे किस नदी पर स्थित है तुंगभद्रा परियोजना? तो ये तुंगभद्रा नदी, ठीक, तुंगभद्रा नदी पर ही तुंगभद्रा परियोजना है, ठीक। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति, नोट कीजिएगा, सुनहरी क्रांति का जो संबंध है ये फल उत्पादन यानी बागवानी से है। किससे है? फल उत्पादन, बागवानी से सुनहरी क्रांति का संबंध है। याद रखिए, क्रांति इस तरह से दे दी जाती है, ठीक है। तो आपको तैयार रखना इस तरीके के भी प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, बद्रीनाथ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, शहर दे दिए जाते हैं और किस नदी के किनारे स्थित है प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न, शहर और उससे किस नदी के किनारे स्थित है, आपको ये वाले प्रश्न भी तैयार रखने। तो देखिए, बद्रीनाथ शहर, ठीक है, बद्रीनाथ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर है अलकनंदा, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है बद्रीनाथ शहर। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, पिछोला झील जो है, पिछोला झील ये राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। और मीठे पानी की कृत्रिम झील है, मीठे पानी की कृत्रिम झील, नोट कर लीजिएगा, कृत्रिम झील, ठीक, मीठे पानी की कृत्रिम झील है पिछोला झील, जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, मरुस्थल का राजा किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। मरुस्थल का राजा, नोट कीजिएगा, खेजरी का वृक्ष, जो खेजरी का वृक्ष है इसे मरुस्थल का राजा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख नगरों का नाम बताइए, ठीक है। तो देखिए, यहां पर कई नगर दिए गए हैं। यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख नगरों के नाम, मैंने बताया ना कि इस तरीके के प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर और कौशाम्बी, हमीरपुर, ये सभी, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए एक जगह पर। कौन कौन से हैं? मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, इटावा है, कालपी है, बटेश्वर है, कौशाम्बी है और हमीरपुर, ये सभी के सभी यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर,
15 मिनट के अंदर पूरी वीडियो हम लोग कवर करेंगे। अगला है सोहागी बरवा वन्य जीव विहार की स्थापना कब और किस जिले में हुई? तो नोट कीजिएगा, सोहागी बरवा काफी इंपॉर्टेंट है। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार की स्थापना ये महाराजगंज जिले में है और ये 1987 में स्थापना। तेंदुआ, नीलगाय, ठीक है, तेंदुआ हो गया, नीलगाय हो गए, जंगली बिल्ली और लंगूर, ये सभी प्रमुख जीव हैं यहाँ के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो आंसर है ये अनुच्छेद 23-24 में है। नोट कीजिएगा, आर्टिकल 23-24 में है। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को जोखिम भरे कामों पर लगाने पर रोक है। किसी भी बच्चे को, मतलब जो 14 वर्ष से कम आयु का है, उसको कोई भी जोखिम भरा काम है उस पर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो नोट कीजिएगा, 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां। नोट कीजिए, 22 है। ठीक है, 22 कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, देखिए, ग्राम पंचायत सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा कि जो ग्राम पंचायत सदस्य है इसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष। ठीक, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर होती है। ठीक है, सबसे निचले स्तर पर, और इसका अध्यक्ष जो है वो प्रधान होते हैं, प्रधान, और चुनाव ग्राम सभा द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा के द्वारा चुनाव होता है। ठीक, अध्यक्ष, प्रधान, और ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर होती है। और ग्राम पंचायत सदस्य की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष। नोट रखिएगा, 21 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु याद रखिएगा भैया, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, हाथी, और एलिफास इंडिका ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वैज्ञानिक नाम एलिफास इंडिका। भारत सरकार ने इसे 2010 में, कब? 2010 में, सन 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया? 2010 में हाथी को, एलिफास इंडिका, भारत सरकार ने इसे 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम भी एलिफास इंडिका। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट कीजिएगा, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, शब्द, और एक है पारिस्थितिकी तंत्र। अभी हम लोग पारिस्थितिकी शब्द की बात कर रहे हैं, पारिस्थितिकी शब्द की। तो जो पारिस्थितिकी शब्द है, ठीक है, इसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया। किसने किया? अर्नेस्ट हैकल। नाम नोट कीजिएगा, और कब किया? 1869 में किया। कब किया? 1869 में। दोनों इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया, 1869 में किया। और बात जब करें कि पारिस्थितिकी तंत्र की, तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने? तो याद रखिए, एजली टॉन्सले। ठीक है, इन्होंने कब किया? 1935 में। दोनों बातें याद रखनी है। जब पारिस्थितिकी शब्द की बात करें तो आप याद रखिएगा अर्नेस्ट हैकल, और सन 1869। लेकिन जब पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो एजी टांसले 1935। ये प्रश्न यूपी टेट में आ चुका है, सी टेट में भी आ चुका है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपको तैयार रखने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आखिरी है आज का, पर्यावरण के कितने घटक हैं? तो याद रखिएगा, पर्यावरण के 3 घटक हैं। कितने? 3 घटक। ठीक, कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखने हैं। भौतिक घटक, जैविक संघटक और ऊर्जा संघटक। ठीक, कौन कौन से हैं? 3। यहां पर याद रखिएगा कि भौतिक संघटक है, जैविक संघटक है, और आपका ये तीसरा है ऊर्जा संघटक। तीनों हो गए। ठीक, पर्यावरण के 3 घटक हैं। तो ये थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इन्वायरमेंट से है, और इन्वायरमेंट का दायरा भी बहुत बड़ा है। याद रखिए, इसमें आपका पॉलिटी भी आ जाता है, हिस्ट्री भी आ जाता है। जो टेट में आपका सिलेबस रखा गया है इन्वायरमेंट का, काफ़ी बड़ा है। तो आपको हर टॉपिक से प्रश्न तैयार रखने हैं। ठीक है, और जो भी प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल कराया जाए चैनल पर, आप उसे जरूर सॉल्व करें। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने बोला कि 15 मिनट के अंदर हम लोगों को वीडियो कवर करनी है, तो कवर हो गई है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के वीडियोस के लिए, इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल है चैनल पर। 100 MCQs का जरूर सॉल्व कीजिए, 100 MCQs वाले जरूर सॉल्व कीजिए, और जो भी स्कोर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।